किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। चौपाल देख बड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब। बाहर बना पर्यावरण यानी कि पर्यावरण मतलब अपना आसपास जो कुछ है और अपने जीवन जीवा के ताणी जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ के बिना आपनो जीवन संभव बने, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धरती माँ हो, मिट्टी हो, आकाश हो, यहाँ सबा ना मिलार आप पर्यावरण कह सका। और अपने भारतीय संस्कृति में तो एक कदम और आगे बढ़कर पंच तत्वों की कल्पना करी गई है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। शायद यहाँ सब ने ही मिला आप पर्यावरण के वहाँ। और यहाँ में सबकी अगर कोई भी एक तत्व की भी कमी हो जाए या कोई एक तत्व प्रदूषित हो जाए, खराब हो जाए या थोड़ा प्रभावित हो जाए, तो आपनो जीवन जीवो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सके है। और आजकल तो स्थिति शायद की हो गई है कि लगभग सारा ही तत्व आपने दुष्प्रभावित और प्रदूषण से युक्त आप देख रहे हैं। तो जो पर्यावरण दिवस है वो एक संदेश ले रहे हो कि भाई अगर बखत रहता आप धरती माता ने न बचायो, पर्यावरण ने न बचायो, तो आपनो जीवन जीवो बहुत मुश्किल हो जाए। तो पर्यावरण दिवस को कई संदेश है। और आज को जो विषय है कि सुरक्षित पर्यावरण और सुरक्षित जीवन, ये को आपस में कई संबंध है। तमाम जानकारी लेर आज आपने चौपाल में आप 2 मेहमानों ने आमंत्रित करा। आप हैं अजीत सिंह जी, जो स्पीकर से अपने बीच में है। अजीत सिंह जी भैया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी है और जो पर्यावरण के क्षेत्र में समाज सेवी भी है और पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ लगावा कहता नहीं बहुत सारा काम करे है। विशेषज्ञ दूसरा के रूप में प्रमोद कुमार पांडे साहब हैं। आप उप वन संरक्षक हैं और जयपुर में विराजे हैं वन सुरक्षा में। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। तो सबसे पहले तो उप वन संरक्षक साहब प्रमोद जी, मैं आपके पास ही आवो चाहूँ। और सबसे पहले जो कि भाई जो हमारी सामान्य बुद्धि हूँ, जो मैं पर्यावरण की बात करी हूँ, पर्यावरण की परिभाषा दी हूँ, तो पर्यावरण को मतलब अत्रोसो की है या और कुछ है। और दूसरा यान है कि भाई जो पर्यावरण दिवस आप मनावा ई के पाछे कई इतिहास है, कई कहानी है। हाँ, इसमें जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था कि जो पंच तत्व हैं जो हमारी संस्कृति से भी आए हुए हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा,
ये हमारे ग्रंथों में, आदि ग्रंथों में इसी से पर्यावरण का निर्माण होता है, इसी से मनुष्य का निर्माण होता है। तो हमारे आसपास जो चीज़ हमको दिखती है और जिससे हम प्रभावित होते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो। अब इसके बारे में पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर इस पर आए तो हम थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 115 देशों ने भाग लिया, सिर्फ इस बात के लिए कि पूरे विश्व में एक विकास चल रहा है, तकनीकी का विकास हुआ, उससे पर्यावरण पर बहुत असर पड़ रहा है, उनके तत्वों पर, पानी पर पड़ रहा है, हवा पर पड़ रहा है। तो सबने मिलकर के एक चिंता दर्शाई कि भाई चूंकि धरती एक है, देश भले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धरती एक है, सूर्य एक है, हवा बहती वो भी एक जैसी बहती है, तो इन सबको मिला करके कि सारे देश मिल करके इसके बारे में काम करें। तो वहीं पे निर्णय लिया गया कि हम लोग हर साल पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाएंगे, और उसी परंपरा में हर साल 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिससे कि सभी लोग इस पर एक चिंता जाहिर करें, इस पर बात करें और इसको किस तरीके से पर्यावरण सुधार में हो, ये पूरे विश्व एक साथ एक मंच पर आए, इसके लिए कार्य हो रहा है। अब देखो अजीत जी, जो प्रमोद जी खेरे आ गया भाई 1972 में 5 जून ने पर्यावरण दिवस मनाबो, और विश्व की चिंता जद ही, और वो वक्त को आपने भारत देश पर आप अगर नज़र डाला तो आपने भारत देश में अतरी पर्यावरण की समस्या को नहीं, कचरो प्रदूषण भी को न हो, लेकिन आज की स्थिति में आप देखा तो पर्यावरण ने निरंतर आप जो है दुष्प्रभावित कर रहा, कोई ना कोई कारण हो। तो कौन कौन सा खास कारक है जो पर्यावरण ने दुष्प्रभावित करे? पर्यावरण ने दुष्प्रभावित कर वाला ज्યાં एक तो ह्यूमन से रिलेटेड है, जो मानव खुद नुकसान पहुंचावे, एक प्रकृति से, प्रकृति भी पर्यावरण नुकसान पहुंचावे, दो, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। जब प्रकृति जो देखा तो एक ने ज्યાં भूकंप, सुनामी और ज्યાં जंगल में आगजनी या कोई आपदा और तरह का आपदा, तो यूँ ने कह रहे पर्यावरण ने नुकसान ज़्यादातर बल्क मात्रा में पहुँचे। और फिर अब मानव से रिलेटेड कारण देखा तो आप मानवी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं, और है ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं आप, और बिन कचरे को एक तरह से ढेर सो बना दें, और इस वजह से पर्यावरण आप नुकसान पहुँचावा। बार बार इन्हें यूज एंड थ्रो यहाँ अगला प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, वजह से हाँ आगे है कि भाई काम मिले और फेंक दी। हाँ ये बस रीफिल वालों तो रिसाइकल वालों तो आप भूल ही गए, वहाँ अपने दिमाग को निकाल दियो कि रिसाइकल भी यूजलेस का, तो इस वजह से हम पर्यावरण ने नुकसान पहुँचावा। प्रमोद जी, जो अजीत जी बता रहा कि भाई प्राकृतिक जनित आपदाएं भी है और मानव निर्मित है, तो देखो प्रकृति पर तो आपने बस है भूकंप आई तो एक प्राकृतिक जो रिएक्शंस है, कारण है, कारक है, तो हो ही, लेकिन आपा तो आपने हाथ में खाई वो कर सका, तो पर्यावरण ने बचावो क्यों जरूरी? देखिए क्या होता है कि जैसे ये पूरी धरती है तो उसका कई हजारों सालों में एक इवॉल्व हुआ है कि हम किस तरीके के टेम्परेचर को, किस तरीके के तापमान को सह सकते हैं, हमारे खेती के लिए किस तरीके, कितना पानी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, और हमारे जो आगे जो जीने के लिए जो हमारे तत्व हैं, मैंने कहा हवा है, धरती है, तो अगर इसमें हमारे किसी भी एक्टिविटी से, हमारे किसी भी कर्मों से अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो उस पर असर डालेगा, तो वो हमारे आगे जीने के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होगा। उदाहरण के लिए कृषि में ही कर लें, अगर कृषि में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने लग गया तो हमारा क्या होगा, पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि आदमी, हमारा सर्वाइवल ही, हमारा जीवन ही उसके ऊपर संकट में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से हमारे जैसे जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कि करने से धरती गर्म होती जा रही है। धरती गर्म होने से एक ही नहीं हो रहा, हमारे बरसात का पैटर्न, जो हमारा बरसात जैसे होती थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले हम लोग देखते थे कि 45 दिनों तक बारिश चलती थी, तो एक बड़े लय में चलती थी। अब मान लीजिए बारिश तो उतनी हो रही है, उतने ही जितना होता है, लेकिन वो 3 दिनों में हो जाती है, 4 दिनों में हो जाती है, वो कितना नुकसान हमें पहुंचा रही है। तो ये नतीजे उस चीज़ के हैं कि हमने किस तरीके से पर्यावरण को बिगाड़ा है और किस तरीके का असर हमारे ऊपर आने लग गया है, तभी हम आज यहाँ बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण तो देखो ना, नौतपा में ठंडी को सा एहसास हो रही हो,
मतलब नौ तपा में तो अतिरिक्त भीषण गर्मी पड़े है कि आदमी त्राई त्राई करवा लाग जावे, लेकिन अब नौ तपा जो है खत्म हो गयो और गर्मी को नामो निशान सोई कौन है। ये अब दिखने लग गया, पहले दिखता नहीं था, अब ये दिखने लग गया। ये हमारी पीढ़ी में पिछले 20 सालों में ये परिवर्तन हमें दिखने लग गया। इसका मतलब कि हम बहुत तेजी से खराबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मतलब आपा तो किताबों में पढ़ता ही हाँ कि भाई भविष्य में ये सब चीज़ें देखवा ने मिल ली, लेकिन अब आपा देख भी रहा और बखत रहता अगर सचेत न रिया, सरकार ने भी चेतनो पेड़ी, अपन आमजन ने भी चेतनो पेड़ी, तो अजीत जी सरकार ही कहता नहीं कई जो प्रयास कर रही है और आमजन ने में कई प्रयास करना चाहिए। सरकार और आमजन दोनों को ही एक में रोल रहे पर पर्यावरण ने बचाने को। सरकार योजना ला सके तरह तरह की, सरकार नियम लगा सके, लेकिन बिना आमजन के वह नियम और योजना दरी की दरी रह जावे, आमजन की भागीदारी बिना वह योजना सफल को नहीं हो पावे। अब सरकार ठीक है हमने भी प्लास्टिक मुक्त भारत बनावा, लेकिन बिना आमजन के ना आप बना कौन सका। तो आमजन ने एक मैंने भागीदारी ले निभा रहे एक सरकार के साथ मिलकर वो काम करना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। यहाँ पर देखा जून के महीने पहली बार देखने मिल रहा है तो ठंड जून है, अति गर्मी को नहीं पड़े। तो अब अब सरकार जहाँ भाई पेड़ पौधा को नियम बनायो कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगावे, लेकिन आप मतलब कतई लोग ने पेड़ लगावे ही को नहीं हर साल। तो हर आदमी ने कुछ पर्यावरण हित में जहाँ प्लास्टिक रीयूज करवाड़ो, जहाँ रीयूज आप प्लास्टिक ने लेवा या को प्लास्टिक यूज करें और ने सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग तरीकों ने अलग अलग कार्बन काम में लेवे। तो इस तरीकों कई कारक है और भी इन्हें जागृति एक दूसरे ने ना मैसेज पहुँचावे कि पेड़ लगाने को या पर्यावरण ने बचाने को इस तरह से, और कोई भी जीव जंतु इस तरह के नुकसान नहीं पहुँचा रहा पर पर्यावरण या सरकार की मदद कर सका। कि मैंने ये मैं देखो प्रमोद जी, सबसे जो पर्यावरण ने खराब कर रही है चीज़ आज का दौर में, आज का समय में, वो हमारी समझ में ये है कि वह है प्लास्टिक को उपयोग। हालांकि समझ में भी आजकल इस पर चर्चा हो रही है, लोग स्वीकार तो करवा ला गया है, पर उतनी मात्रा में हाल लोगों में जागृति आई कोने के भाई जान फैली अपन कपड़ा का थैला लेर या जूट का थैला लेर सब्जी लेवा जाता है, या अपन दही लेवा अगर हलवाईगंज जाता तो वो एक कटोरी में अपन लेवा जाता है धड़ो कर देते। तो पहली तो प्लास्टिक ही कोनर ही तो एक बहुत संतुलित और संयमित उनको उपयोग हो, लेकिन आजकल हर मौका पर हर जगह और प्लास्टिक को उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। और वो के कारण अपनी धरती भी बंजर हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा हो रही है और तमाम तरह को प्रदूषण को जो खास कारण वो प्लास्टिक। तो ख्यान बैन लागी अब तो जाने यहाँ लाग रहे हो कि बिल्कुल प्लास्टिक डीएनए में ही आ गई वहाँ के। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए इस बार का जो थीम है प्लास्टिक से प्रदूषण से मुक्ति, यही इस बार पर्यावरण दिवस का थीम है और इसी पर पूरी चर्चा हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। दरअसल वैसे तो हम प्लास्टिक से मुक्त हो नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जिसे हम अपनी आदतों में डाल लें तो बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। जैसे कि गांव में अब आजकल हर चीज़, चाय तक आप प्लास्टिक के थैलियों में लेकर के और घर ला करके पी रहे हैं, बहुत नुकसानकारक है। तो जो सिंगल यूज, जो एक बार यूज करके जो फेंक दिया जाता है, अगर हम इस चीज़ को बंद कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें तो रहेंगी, जैसे कि आपके खेत में प्लास्टिक से ही ड्रिप इरिगेशन हो रहा है और कोई आपके पास है नहीं, लेकिन वो बरसों तक आपके पास रहता है, इसलिए वो उतना नुकसान नहीं करता। और दूसरा भी अगर उसके कोई दूसरी चीज़ का उपयोग करेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करके ही बनाई जाएगी, इसलिए वो तो ठीक है। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ों में, जैसे कि सब्जी अब थैले में ना लेकर के आना, एक आदत की बात है, ये ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम अधिकतर जो प्लास्टिक हमारे जो जीवन में आया है वो आदत की वजह से आया है, ज़रूरत की वजह से नहीं आया। तो जहाँ ज़रूरत है वहीं पर प्लास्टिक को रहने दें और जो आदत है हम सुधार लें, और ये तो हमारे स्वयं से ही होगा। इसके लिए तो क्या होता है कि सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चला सकती है, रोक लगा सकती है, लेकिन रोक लगता नहीं है। सिंगल यूज जो थैली का बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन जब तक लोग इस बात को नहीं मानेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखो, मैं था के माध्यम से और कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शक भाई बहनों को बताना चाहूँ कि 1 जुलाई 2022 संपूर्ण भारत में प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध है जी, है ना। अब लोग बागा को तर्क यह ना कि साहब अगर प्रतिबंध है तो साहब फैक्ट्रियाँ पर ही आप कार्रवाई करो, बाजार में तो आई कोने। तो वहाँ ना मैं यह जानकारी देना चाहूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर और 80 माइक्रोन तक प्रतिबंध है। बिल्कुल।
अब बाहर जानते खेर है कि खेती में जाने प्लास्टिक का पाइप को यूज है वो बहुत जरूरी है। प्लास्टिक अनेक क्षेत्र में आपने तणी जरूरी है। बिल्कुल वो प्लास्टिक ने आपा बंद करें तो आपने जीवन पर दूसरी तरह प्रभाव पड़े। तो आपने अपनी आदत में वो सुधार जो हमारे खेर है कि भाई जो आवश्यकता कोने केवल आदत की वजह आप उन्हें कर रहे हैं, जाने सब्जी लेवा जा रहे हैं या और कोई सामान लेवा जा रहे हैं तो उनमें आप प्लास्टिक और बीन में बहुत बार तो आप नुकसान भी हो जाए। तो आप कतरी अपनी आदत ने सुधार सका हाँ और वो सुधार करता हुआ आप पर्यावरण कतरो संरक्षित कर सका हाँ। तो अब जब खेती बाड़ी की बात कर दियो तो आपसे मैं जानना चाहूँगा अजीत जी, खेती बाड़ी में भी एक तो प्लास्टिक पाइपों को और प्लास्टिक कल्चर को वो अलग बात है। एक है कि कृषि रसायनों को दुरुपयोग हो रही है बहुत सारा आजकल। पहले के साहब गोबर की खाद, नीम की खाद इको उपयोगी होता है, लेकिन आजकल कृषि रसायनों को बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और रसायनों को प्रयोग तो अतरो हो गया कि साहब बना अगर रसायनों को उपज हो ही कौन है उपज हो तो ई पर ख्याल प्रतिबंध मतलब कंट्रोल हो ही और इको खे उपयोग है इस पर जहाँ अभी के किसान जो अपनी उपज बढ़ाने के लिए ये कहना रसायना को उपयोग में लेवल लगे ज़्यादा। बाकी जबकि इन्हें पुराने जिया चला आपा के तो पुराने मैंने जिया नीम की खाद ई टाइप की खाद डाल के खेती करता आपा। लेकिन अभी जब रसायन डाला तो अब उपज बढ़ाने के लिए इन्हें डाला लेकिन बा इनडायरेक्टली अपन नुकसान ही पहुंचा रही है। और वो ही इन्हें जो भी मिट्टी भी खराब करे और मिट्टी का जगह सूक्ष्म जीव है मिट्टी में वह भी खत्म हो जावे। सागे सागे बाई वो यानी जल प्रदूषण ने भी कारण बनाई को। और वो ही जो अनाज आपने घर में भी अपनी थाली में भी आवे तो वह केंद्र सरकार यहाँ अगला कई कारण बने। तो इसके लिए एक बार इन्हें और आप अगर ये लगातार अपन रसायन डालता रहा तो भी मैंने खाद भी थोड़ी ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है अपन। और किसान पर बोझ भी ऐसी अधिक खाद ज़्यादा लेनी या फिर इन्हें रसायन अधिक मात्रा में लेना तो भी के लिए एक तरह से घाटा को ही सौदो है वो। और अब अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर जावा तो ऑर्गेनिक खेती में एक बार कम हुए लेकिन इन्हें ऑर्गेनिक खेती की मार्केट में प्राइस अच्छी मिले। तो इसलिए किसान ने ऑर्गेनिक खेती का नहीं जाना चाहिए ताकि किसान भी स्वस्थ रहे और आसपास का जहाँ छोटा छोटा हैंडपम्प है कुआं है वह भी सुरक्षित रहे। और इनमें तो जान प्रमोद जी बार आपकी बातचीत में आप कह रहा कि भाई कृषि रसायन को जो बढ़तो प्रभाव है और हमारा अजीत जी भी बताया कि भाई जो कार्बनिक खेती कह रहा या अपनी जो जैव खेती का अपन कह रहे हैं उनको उपज अपन बढ़िया मिल सके। और इसका भी जगह जगह स्टोर डेवलप होगा लग गया है कि भाई आप वहाँ पर लिखोड़े रहे और बाकायदा भाई इन्हें सिद्ध कर देवे कि भाई मार्केट है कृषि रसायन रहित खेती का जो उत्पाद है वही उपलब्ध है। तो इमा और आपको विभाग अगर कुछ कर रहे हो तो बताओ। नहीं इसमें तो क्या होता है वन विभाग तो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो तो देखिए हम लोग वृक्षारोपण का काम करते हैं और पर्यावरण का की आत्मा जो है वो वृक्ष है जी। जितनी मनुष्य द्वारा की गई आदमी द्वारा जो भी गड़बड़ की जा रही है उपभोक्तावाद की वजह से या बहुत सारी मजबूरियों की वजह से उसको अगर कोई चीज़ संभाल सकती है तो वो वृक्षारोपण संभाल वृक्ष ही है। बिल्कुल। अभी आपने ये कहा कि भाई कृषि में जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है एक बड़ा ही ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एक नहीं हो सकता। 140 करोड़ की जनसंख्या है। आप सिर्फ नीम की खाद से आप वो प्रोडक्शन नहीं ला सकते जो हमें फीड कर सके जितना हमारे पास ज़मीन है। अब हमें करना क्या चाहिए? यही कहीं ना कहीं हमें एक संतुलन की ज़रूरत है। संतुलन क्या होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं रसायनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग कीजिए। जैसे कि आप खाद डालते हैं और खाद के साथ साथ आप मिट्टी को ख़त्म कर रहे हैं तो मिट्टी को मारना नहीं है। मिट्टी को जिंदा रखने के लिए आप कुछ इस तरीके के चीज़ों के साथ उसका संतुलन बैठाइए कि मिट्टी भी जीवित रहे और उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी उत्पादकता भी बढ़ती रहे। और जहाँ तक कीटरोधी रसायनों का सवाल है इसको हम कम कर सकते हैं। इतने सारे हमारे पास बायोपेस्टिसाइड मतलब कि जो पेड़ पौधों से निकलने वाले या इस तरीके के भी हमारे पास उपकरण हैं। जैसे कि आपको कीड़े खाने वाले कीड़े पैदा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल फेरोमोन ट्रैप। हाँ इस तरीके की चीज़ों को किसानों पर लाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो जिसको कहते हैं कीटनाशक तो कीटनाशकों से तो हम बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ी बहुत हमें रासायनिक खादों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका इतना बड़ा लोगों को फीड करना है इतने बड़े लोगों को खाना खिलाना है तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग होगा। बस ये है कि मिट्टी को जीवित रखना है। भाई देखो आजकल तो नीम कोटेड यूरिया आ रही है इसलिए आ रही है। अगर यूरिया भी आप हो सके मन तो पता कौन है कि उनको भाव में कतरो फर्क है लेकिन अगर नीम कोटेड यूरिया थोड़ी बहुत महंगी भी है
उसको लेना चाहिए। वो न लेना चाहे। और वो दो प्रकार से काम कर रही है। एक तो आपने जो नीम जो है उमें वो अपनी फसल ने कीड़ा मकोड़ों बचाई, बीमारियों से बचाई, और यूरिया में अपनो फसल बढ़िया हो ही जाए। तो ईशान का बहुत सारा नवाचार है। गाय का गोमूत्र से बनी हुई खादा है, गोमूत्र से बड़े वो जो पंचगव्य उत्पाद है, वहाँ से बहुत सारा जो उत्पाद है, वहाँ की जो दवाएं हैं, वे अपनी फसल ने बहुत सारी बीमारियों को बचा सके और अपनी उत्पादकता ने बढ़ा सके। उस पर ही जाना चाहिए, मतलब इस तरीके का जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल उसको सही तरीके से प्रयोग। अब देखो, ये तो खेती बाड़ी की बात होगी। एक बहुत बड़ा विषय है औद्योगिकरण। भाई खेती बाड़ी में तो आप चलो नीम कोटेड यूरिया ले लें वहाँ, या पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर दें वहाँ, लेकिन औद्योगिकरण से जो निकल वालो अपशिष्ट है, पदार्थ है, गंदो पानी है, वो या तो जमीन में कटे जा रहे, कोई नदी नाला में मिली, या कटर तो जाए ही, तो ऊपर ख्यान कंट्रोल लागी। ऊपर कई आपके हिसाब में कई सुझाव है आपका? जी मारो सुझाव जी पहले तो औद्योगिकरण काफ़ी नुकसान हुआ है, हवा प्रदूषित हो गया, और फिर न जी नदी नाला भी प्रदूषित हो गए, और फिर औद्योगिक अगर उद्योग लगावा तो जंगल भी नष्ट करना पड़े। जहाँ एक जगह उद्योग लगाओ एरियो नष्ट हो जा, और जहाँ आप देखो तेलंगाना में पिछला दिन, तो इसके लिए न सरकार ने कि सख्त थोड़ा नियम बनाना पड़सी, और फिर ई टाइप का उद्योग ने जहाँ ई टाइप का बनावे कि भाई ने जहाँ जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जहाँ उद्योग बनावे, और साथ ही जो पर्यावरण ने संतुलित राख बर यहाँ का उद्योग बनावे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल टाइप का प्रोडक्ट काम में लेवे कि वापिस रिसाइकल उसके जो कचरो जो को है वो वापिस काम आ सके। इस टाइप का उद्योग ने दुकान बढ़ाओ देवे, और सरकार ने थोड़ा सख्त नियम बनावे देना कि कंट्रोल ला सकें चीज़ें जी। अच्छा प्रमोद जी, जो शहरों को जो विस्तार हो रहे हो उनमें कचरो भी बढ़ रही है, और दिल्ली देख लियो या आपने जयपुर में भी जो है कचरा का पहाड़ लग गया है। मतलब दूर देखे तो यहाँ लगे जाना पहाड़ी है, लेकिन वो कचरा है, कचरा का पहाड़ है। बिल्कुल है। अब ई हिसाब से ही अगर आप कचरा का पहाड़ मतलब बनाता जावा तो विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये मैं कहीं करो जाना चाहिए। इसमें क्या है कि एक दो तीन चीज़ें चल रही हैं। एक तो तकनीकी में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ें इसमें बहुत सारे, अभी जयपुर में भी इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए, मैं दिल्ली की बात क्या करूँ, जयपुर में भी, जो कि कचरा संग्रहण के समय ही कचरा को अलग अलग करते हैं, और उसमें से जितने रिसाइकिल होने लायक हैं उनको लेकर के उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो एक तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि कचरे से मुक्ति का रिसाइकलिंग में, जैसे कि इस साल का मैं बताऊं, आपका जो प्लास्टिक से मुक्ति का जो थीम है उसमें यही है कि प्लास्टिक का कम यूज, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का जुडिशियस उपयोग, ये इसकी थीम का पार्ट है। तो इसमें यही है कि रिसाइकल पर हमें ज़्यादा जोर देना है, और इसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे सरकार को भी समझने में आ रहा है, और जब सरकार को समझ में आ जाता है पॉलिसियाँ बनने लगती हैं और लोगों को इंसेंटिव मिलता है, वो काम करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस पर समस्या पर शायद काबू, क्योंकि इसमें आम लोग भी आने लग गए, इसमें बिजनेस बनने लग गया। कुल मिलाकर ये है कि अब व्यापार बनने लग गया। तो ये अगर व्यापार बनता है तो निश्चित रूप से हमें उससे मुक्ति मिलेगी और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखो, आज का कार्यक्रम में जो दो मोटी मोटी बातें समझवा की हुई है, जो मन समझ में आई है कि देखो, पर्यावरण ने अगर सबसे ज़्यादा खतरो है तो वो है प्लास्टिक से, और पर्यावरण ने अगर आप बचाव कर सकता है वो है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, समाज सेवी हो, पर्यावरण प्रेमी हो, तो अब वृक्षारोपण को बखत भी आ गया है कि हिसाब से वृक्षारोपण करना चाहिए, वहाँ को बचाव कहाँ करना चाहिए, कौन कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए? जी अपन ने वर्क्स बई लगाना चाहिए। जी अपन जी एरियम वर्क्स लगावा, जब मैं खुद जी एरियम वर्क्स लगावा तो मैं पास की जहाँ सरकारी नर्सरी में पौधा ले रहा हूँ, जगह 1-2-3 फीट तनी होवे, तो वह जगह पौधा तैयार होवे वह भी लोकल मिट्टी और लोकल इन्वायरमेंट तैयार होवे, लोकल पानी, तो उन्हें वो आसानी लगे एक तो। और दूसरी चीज़ को ध्यान रखा कि अपन भाई पौधों लगावा तो भी कि एक सुरक्षित जगह देखा कि बैठे बिन पानी मिल सके, और वो बिन कुछ जानवर या भेड़ बकरी या खास के एक बार के लिए कुछ 4-5 साल आता नहीं, तो प्रोटेक्टेड जगह देखा। तो दो चीज़ होगी, और साथ ही भी अगर भी का ने 3-4 पौधे का 3-4 साल अगर भी को केयर कर लिया, मतलब 3-4 भी का जन्मदिन मना लिया, तो फिर पेड़ बन जैसी, फिर तो उन्हें कोई दिक्कत को नहीं आवे। और अभी जहाँ 1 जुलाई बाद में सभी नर्सरियाँ में पौधा वितरण शुरू हो जैसी, तो सभी लोग कुछ कुछ पौधा लगावे। साथ ही इन्हें अगर आपने ई टाइम नहीं मिला तो आप इन्हें उन लोगों ने सपोर्ट करो, जगह लगा रहा है पौधा, आपके गांव में हर जगह पौधा रोपण हो रही है, तो आप लोगों ने प्रेरित करो, मोटिवेट करो, तो अधिक से अधिक पेड़ लाग सी। आपके घर में भी पौधा लगा सको,
या गमले में भी आप बड़ो पौधो लगा सको। जब बन आप जंगल में जाओ कदे घूमबन जाओ तो बठे भी गमलन आप शिफ्ट करा सको। नॉर्मली आप गमला मैंने छोटा मोटा ही पौधा लगावा तो ई टाइप में आप पर्यावरण ने बचा सको, ज़्यादा में ज़्यादा कर सको। और एक पर्यावरण का तने बहुत जरूरी चीज़ है, वह है जैव विविधता। वो जैव विविधता कई है और अपने जीवन में क्या प्रभावित कर रही है, कई आपने करना चाहिए। भाई जैव विविधता का तो सीधा सा अर्थ यही होता है कि किसी क्षेत्र में जितने तरीके के पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। और पर्यावरण को संतुलन के लिए उन सभी का होना उस क्षेत्र में ज़रूरी है। उसमें कुछ भी खत्म होगा तो उस क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए जैव विविधता को बनाए रखा जाना ये बहुत ज़रूरी है। और कैसे बनेगा, जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ नहीं लगाते, एक इकोसिस्टम लगाते। एक पेड़ लगाएंगे तो उसके नीचे कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ उससे बड़े कीड़े आएंगे, फिर उसके पत्तियां खाने वाले आएंगे, तो ये मिलाकर के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही आपने कहा कि भाई वृक्षारोपण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा सरकार ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस साल लिया है। हम लोग इस साल करीब 8 करोड़ के आसपास पेड़ लगाने जा रहे हैं। एक राजस्थान के बारे में मैं ये कहूँ कि राजस्थान के जो वन नीति है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें हम कहते हैं 20% क्षेत्र में हमारे जंगल होने चाहिए। हमारे पास 10% ही वन क्षेत्र हैं और टोटल 7.14% क्षेत्र में ही हमारे पास पेड़ हैं। टोटल वन क्षेत्र के अलावा ले लो तो अब बचता सारा का सारा जो दायित्व है वो बचता है मतलब वन क्षेत्र से बाहर के जंगल, जिसको TOFR कहते हैं, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। यही हम लोगों के इस साल इसी के तहत हम लोग पौधों का वितरण कर रहे हैं। लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ भी आप लगाएं, आप एक साइट है माई लाइफ की, उसमें जा कर के आप उस पेड़ को उस पर लगाएं कि भाई हमने लगाया है। ये पूरे वर्ल्ड में इसका एक संदेश जाएगा और आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई हम लोगों को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम लोगों को पेड़ लगाए जाना, क्योंकि उनके पास ही खेत हैं, खेतों के किनारे लगाएं। और आगे चल करके इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है कि कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट आया है बिल्कुल पूरे विश्व में, कि जो भाई फैक्ट्रियां रहेंगी कि आपको जिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को नहीं किया जा सकता, तो उनको लिए कि भाई उनके लिए एक आवश्यक हो गया है कि वो उतना कार्बन को जमा करने वाला कुछ काम करें। तो उसके लिए किसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, और वो पेड़ों में होता है। तो जो लोग पेड़ लगाएंगे धीरे धीरे उसकी जियो टैगिंग होगी। आपके खेत पे अगर 10 पेड़ हैं तो शायद उस पर भी कुछ आगे चल करके इसका एक सिस्टम बनने जा रहा है। आप भी चाहें तो उससे हर साल आपको है ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। तो प्रमोद कुमार पांडे जी और अजीत सिंह जी, आप दोनों माँ का कार्यक्रम में आया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और इनमें तो कोई संदेह शकी कोने के भाई पर्यावरण कतरो जरूरी है, सब समझे भी है और सब लाग भी रहा है। अतरी ऐसी बात को ना कि भाई लोग इन्हें स्वीकार भी कर रहे हैं और लोग लाग भी रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि आबाड़ा वक्त में कुछ बढ़िया सुंदर तस्वीर अपने भारत देश की, अपने गांव की, अपने समाज की देखभाल अपने टाबरा ने दी की, ताकि टाबर भविष्य में बड़ा और यान खेवे कि भाई माँ का बड़ा बुजुर्ग एक अच्छो काम कर गया मगता। ये उम्मीद के साथ ही आज को चौपाल वक्त हो रहे पूरो। ताको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो DAP का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।